नमस्ते बंधु लोग। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक टॉपिक उठाने वाले हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है, व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ये इसीलिए क्योंकि तो ये बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, तो अगर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे और कुछ कोड लिखेंगे और हमें उस कोड का अगर पर्पस ही नहीं मालूम कि ये क्यों लिख रहे हैं और ये कहाँ जाके इम्पैक्ट करेगा, कहाँ जाके काम करेगा, तो वो पर्पस जब मिसिंग होता है तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ये एडवांस्ड लोगों के लिए भी यूज़फुल रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो आइए चलते हैं। सॉफ्टवेयर की शुरुआत हुई जब मानव जाति को लगा कि बहुत से कॉम्प्लेक्स टास्क्स या सिंपल टास्क्स भी ऑटोमेट किए जा सकते हैं, और जब कंप्यूटर का इजाद हुआ। कंप्यूटर एज ए मशीन, इसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट था वो ट्रांजिस्टर्स होते थे। अब ट्रांजिस्टर्स के दो ही स्टेट होते थे, या तो ऑन या ऑफ। ऐसे ही जब डायोड्स आए तो डायोड्स के भी दो ही स्टेट, ऑन या ऑफ, या सिग्नल्स में उसे डिफाइन किया जाता है। तो इसे हम मान लेते हैं कि ऑफ इज ज़ीरो एंड ऑन इज वन। तो कंप्यूटर मशीन को ज़ीरो और वन ही समझ में आता है, तो वो इंस्ट्रक्शंस देते थे, वो ज़ीरो और वन के रूप में देते थे पहले इनिशियली जब कंप्यूटर्स आए थे। आज की डेट में हम यही चीज़ मोर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म लैंग्वेज में लिख के देते हैं, जो कि कन्वर्ट होता है ज़ीरो और वन में ही। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं यही सॉफ्टवेयर है। अब हमने ये समझ लिया कि सॉफ्टवेयर इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसे हम कोड बोलेंगे। तो हमारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का कोड हो गया, विच इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सम लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज, हम अभी लैंग्वेजेस पे आएंगे। तो किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का पहला पार्ट हो गया उसका कोड। अब ये कोड कहीं ना कहीं तो रन करना पड़ेगा हमें, किसी कंप्यूटर पे, जिसे हम सर्वर बोल लेते हैं। और वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी हमें कुछ टूल्स लगेंगे, और बनाने के लिए भी। और या ये जो लैंग्वेज यूज़ करके हमने कोड लिखा है उसको कहीं ना कहीं हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या इस तरह का कोई टूल यूज़ करते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखने के लिए भी कोई ना कोई ऐसा एडिटर यूज़ करते हैं, तो कोड एडिटर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये टूल्स एंड सर्विसेज एंड सर्वर्स, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम का दूसरा पार्ट हो गया। पहला पार्ट हो गया कोड, सेकेंड पार्ट हो गया ये टूल्स एंड सर्विसेज एंड सर्वर्स, जिसे हम एनवायरनमेंट रिसोर्सेज भी बोल लें। और इसके बाद तीसरा पार्ट जो सॉफ्टवेयर सिस्टम का होता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, कौन सा टूल यूज़ किया जाएगा, कौन सा सर्वर यूज़ किया जाएगा, उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा, वो कैसे रन करेगा, सॉफ्टवेयर कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, कौन से टूल्स यूज़ किए जाएंगे सॉफ्टवेयर को एक डेवलपर की मशीन से लेके डिप्लॉयमेंट सर्वर तक ले जाने के लिए, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कैसे की जाएगी, ये सारे जो टूल्स, एनवायरनमेंट, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज के जो डिटेल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी स्टैक के डिटेल्स जो होते हैं, ये सब चीज़ें एक डिज़ाइन में बताई जाती हैं, जिसे हम आर्किटेक्चर भी बोलते हैं या ब्लूप्रिंट बोल लीजिए। तीन चीज़ें हो गई किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम की। पहला कोड, या हम उल्टा चालू करते हैं क्योंकि सबसे पहले आर्किटेक्चर डिज़ाइन आता है, और आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स एंड पैटर्न्स होते हैं सॉफ्टवेयर में, जिसे हम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स एंड डिज़ाइन पैटर्न्स बोलते हैं। तो वो यूज़ करके, और उसके बाद इनको कैसे यूज़ किया जाएगा उनको डिज़ाइन मेथडोलॉजीज भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें यूज़ करके हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाते हैं या ब्लूप्रिंट बोल लीजिए। तो किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के यही तीन पार्ट्स होते हैं: आर्किटेक्चर, टूल्स एंड सर्विसेज एंड सर्वर्स या एनवायरनमेंट रिसोर्सेज, एंड थर्ड कोड। अब जो कोड होता है, तो जैसे कि आप मान लीजिए जो कोड सिर्फ और सिर्फ बिजनेस फंक्शनैलिटी या बिजनेस यूज केस को सॉल्व करने के लिए लिखा जाता है, उसे आप फंक्शनल कोड मान लीजिए। जो कोड खुद एप्लीकेशन को रन करने के लिए लिखा जाता है, और जो एप्लीकेशन दूसरे रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया ना, सर्वर्स जहाँ पे वो रन करेगा या दूसरे सिस्टम जिनसे वो कनेक्ट करेगा, तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए जो कोड लिखा जाता है उसे हम कॉन्फ़िगरेशन कोड मान लेते हैं। तो एक हो गया हमारा फंक्शनल कोड, दूसरा हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन कोड। अब तीसरा कोड, अगर आप और इसको डिवाइड करना चाहते हैं, आज के एप्लीकेशंस में प्रेजेंटेशन, जो सामने जो यूज़र इंटरफेस, मतलब जिस पेज, जो पेजेस हम देखते हैं जिससे हम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर अलग कर दिया गया है। तो आप कोड को और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं: कोड फॉर यूज़र इंटरफेस एंड कोड फॉर जो फंक्शनैलिटीज़ है वो तो बैकएंड में लिखी गई हैं, तो जो कोड फंक्शनल है उसे हम कोड बैकएंड बोल देते हैं, कोड यूज़र इंटरफेस बोल लेते हैं, कोड कॉन्फ़िगरेशन बोल लेते हैं। तो ये कोड के बकेट्स हो गए।
अब जैसा कि मैंने बताया था कि मशीन को 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है, दो ही स्टेट, 0 या 1। अब एक रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूँ। अगर मशीन को बताना है कि ए कैसा है या ए क्या है, तो उसके लिए हमें मशीन से डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ए का रिप्रेजेंटेशन अगर 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस में देना है तो क्या होगा। तो ये ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए। तो मशीन में जब भी हम ASCII एनकोडिंग यूज़ करते हैं तो मशीन को मालूम रहता है कि जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 आएगा तो इसका मतलब ये एक अल्फ़ाबेट हुआ। तो ऐसे में एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ ABCD का। तो ये देखिए, A मतलब 0 1 0 0 0 0 0 1, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ एक अल्फ़ाबेट का। अब ये मान लीजिए कि ये तो सिर्फ हमने A बताया मशीन को कि भाई 0 1 यूज़ करके A को हमने रिप्रेजेंट किया, लेकिन अब कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन अगर हमें देना हो तो आप समझ लीजिए आपको कितने 0 और 1 लिखने पड़ेंगे, विच विल बी ए वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। और ह्यूमन के लिए 0 और 1 के लैंग्वेज में अगर कोड लिखना रहे तो बहुत ही एफर्ट लगेगा, बहुत समझ लगेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। हालांकि ये शुरुआत में किया जाता था, और इस लैंग्वेज को या ऐसी लैंग्वेजेस को जो 0 और 1 में लिखी जाती थी उनको मशीन लेवल लैंग्वेज बोला जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि मशीन लेवल लैंग्वेज से हम ऊपर उठे, हमने कुछ वर्ड्स यूज़ करना चालू कर दिया। तो जब उनमें थोड़े बहुत वर्ड्स यूज़ होने चालू हो गए तो उन लैंग्वेजेस को बोला गया असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज सबसे लोएस्ट लेवल लैंग्वेज है, उसके ऊपर असेंबली लेवल लैंग्वेज, और उसके बाद जब हमने बहुत ही ह्यूमन लैंग्वेज से सिमिलर लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के लिए तैयार कर ली, तब उन्हें बोला गया हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेजेस में थी फोर्ट्रैन, बेसिक, कोबोल। तो ये 1950s की बात कर रहा हूँ मैं। और आज की डेट में जो हाई लेवल लैंग्वेजेस जनरली यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जैसे जावा हो गई, C++, .NET, PHP, Node.js, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, तो ये कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस जो आज यूज़ हो रही हैं। पर मशीन को अभी भी लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज कोड में जो मशीन समझ सके। तो इसीलिए छोटे छोटे से प्रोग्राम्स बनाए गए जिनको हम कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स बोलते हैं। आज के कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स एक्चुअली और भी काम करते हैं, जैसे कि आपने जो लैंग्वेज में प्रोग्राम कोड लिखा है क्या आपने वो ठीक लिखा है, ये चेकिंग वगैरह करते हैं। तो उनके बहुत से फंक्शंस होते हैं, बट ये मेन फंक्शंस हैं। अब हम आते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उन्हें क्लासिफाई कैसे किया जाता है। आप सुनते होंगे ना कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये मिडिलवेयर है, कि अगर वो बिजनेस बेस्ड क्लासिफिकेशन है तो हम बोलेंगे बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो गया, अगर वो बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पासपोर्ट सॉफ्टवेयर, एयरलाइन सॉफ्टवेयर। यहीं पे अगर हम बोलें कि भाई पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन अगर हम करें, भाई किस पर्पस के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, तो जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम को ही रन करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे कंप्यूटर को दूसरे एप्लीकेशंस यूज़ कर पाए इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो दीज आर लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऐसे ही ब्राउज़र जो होता है वो हमें इंटरनेट यूज़ करने के लिए मदद करता है। ब्राउज़र की मदद से हम इंटरनेट की वेबसाइट्स एक्सेस कर पाते हैं, इसका अलग पर्पज़ है। ऐसे ही कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में अकाउंटिंग के लिए या सप्लाई चेन के लिए या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए या कोई भी अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। उन्हें ERP सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो इस तरह से पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन हो सकता है। तीसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर का अपना आर्किटेक्चर कैसा है। तो आर्किटेक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन, अगर वो सॉफ्टवेयर जो है या जो एप्लीकेशन है वो छोटे छोटे और एप्लीकेशंस से बना हुआ है जिन्हें सर्विसेज के रूप में देखा जा सकता है, उन्हें माइक्रो सर्विसेज भी बोला जाता है, तो वो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एंड टियर्ड एप्लीकेशन हो गई, ये एक आर्किटेक्चर होता है। ऐसे ही अगर वो छोटी छोटी सर्विसेज ना हो कि एक कंप्लीट एक जुड़ी हुई कंपोनेंट सारे जुड़े हुए हैं एक ही एप्लीकेशन में, तो उसे मोनोलिथिक एप्लीकेशन बोला जाता है। तो उसमें अगर 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया एप्लीकेशन को, प्रेजेंटेशन लेयर अलग कर दिया, बीच में बिजनेस लॉजिक डाल दिया एक लेयर में, और डेटा जो है हमारे डेटाबेस में है तो उस को एक्सेस करने के लिए एक अलग लेयर बना दिया, तो ये मोनोलिथिक 3 टियर्ड एप्लीकेशन हो गया। ऐसे ही अगर हम
और डिवीजन कर दें अपने एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स का, तो वो मोनोलिथिक एंटिएड एप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये आर्किटेक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन हो गया। तो अलग अलग नाम बोले जाते हैं, कंफ्यूज मत होइए, वो सब क्लासिफिकेशन करने का अलग अलग तरीका है। तो ये एक आपको मैंने ओवरव्यू दिया है कि सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है और कैसा दिखता है।